अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोशल पल्स। मेरा नाम मुबीन है और मेरे साथ ट्रका अली सरकार कदीर अहमद साहब हमारे साथ हैं। और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में पै दर पै जो क्राइसिस आ रहे हैं, तो मल्टीपल क्राइसिस समझ नहीं आती किस क्राइसिस की बात करें किसकी ना बात करें। तो इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसके साथ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, उसके साथ एक जुडिशल क्राइसिस चल रहा है। तो अब ये क्राइसिस भी एक सर्कस ही बनते जा रहे हैं और ये जो सारा सर्कस चल रहा है उसके दरमियान में मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है और सब आपस में सर्कस में अपने अपने करतब दिखा रहे हैं और कोई मुल्क का वाली वारिस नहीं है। सो इस वक्त अगर हम जो पहला हमारा सबसे हॉट टॉपिक है जो इस वक्त भी मुकदमा चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें अब 4 मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया कोर्ट से। जो 9 रुकनी बेंच था उसके अंदर जिस तरह वो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा स्प्लिट किया था चीफ जस्टिस ने, 4 उनके हम ख्याल थे, 4 अपोजिंग व्यू के थे, तो उन दोनों में से 2-2 इतफाक से निकल गए हैं और बाकी दोनों में 2-2 रह गए हैं। तो इस वक्त जो है जस्टिस अतर मिनिल्ला उन्होंने बेंच छोड़ दिया, उनके साथ साथ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बेंच छोड़ दिया और उधर से एजाजुल एहसन ने और उधर से नकवी ने बेंच छोड़ दिया। तो अब उन चारों को निकाल के 5 का बन गया है जौन सा बेंच है। इसमें भी अगेन 2-1 हम ख्याल जजेस हैं और 2 जो हैं वो ज़रा अपोजिंग व्यू रखते हैं और चीफ जस्टिस का वोट इसके अंदर होएगा। तो अब कदीर साहब से पूछते हैं, कदीर साहब क्या ख्याल? ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪੀਡੀਐਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੀਦ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲਾਰਜਰ ਬੈਂਚ 5 ਰੁਕਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ 9 ਰੁਕਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਰੁਕਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਜੱਜ ਉੱਧਰੋਂ ਗਏ, ਹਮ ਖਿਆਲ 2 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ 4-5 ਦਾ ਸੀ ਡਿਸੀਜਨ, ਹੁਣ 3-2 ਦਾ। ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ 2 ਜੱਜਾਂ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਜ਼ ਇਟ ਮੇਕ सेंस? कदीर साहब इस तरह के जौन से हैं, अभी अगर आप रीसेंट हिस्ट्री देखें सुप्रीम कोर्ट की तो उसमें भी बहुत सारे मुतनाज़ा जौन से उन्होंने जो हैं ये वर्डिक्ट्स दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा वो जो मुनरफ अरकान की वोट का था कि उनके वोट को ही उन्होंने कहा कि इसे काउंट नहीं करना। अब उसका नतीजा क्या निकला? उसके नतीजे की वजह से अब प्रेजेंट जो आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं तो उसमें हमज़ा की हुकूमत चली गई, उसको भी एक अजीब तर्ज का सीएम बना दिया जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म ही नहीं थी, केयर टेकर सीएम टाइप, निगरान वजीर, उसे आप वज़ीर आला भी नहीं कह सकते। सो वो उसको बना दिया। सो वो जो टर्मल शुरू है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सो अब उसको क्या हुआ, वो भी इसी तरह हम ख्याल बेंच ने ये जजमेंट दी थी जिसको चैलेंज किया था, जो आज तक दोबारा उसको जो हमारे जजेस हैं उन्होंने उसको जो रिव्यू पिटीशन थी उसको टेकअप नहीं किया। इस तरह ये डिसीजन दे देते हैं और वो फिर ये बातें लटकती रहती हैं। इसी तरह जो ये भी उन्होंने बेंच पकड़ा है इसमें काजी फायज़ ईसा और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस जो है तारिक साहब, उन दोनों को इन्होंने नहीं शामिल किया, बल्कि एक स्टडी की गई जिसमें पता चला कि 90% से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट केसेस थे कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक को नहीं डाला गया। सो ये भी एक देखें, वो कहते हैं कि जो आपकी जजमेंट है वो आप इस तरह की पास करें कि इससे इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता नज़र भी आए। तो अब काजी फायज़ ईसा क्या अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, क्या वो इस काबिल नहीं है या उनका फहम नहीं है इतना कि वो इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस के अंदर बने हैं, जिसको स्पेशली कंसिडरिंग इज गोइंग टू द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ਸਰ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੂਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੂਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਸੂਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਸਟਿਸ एजाजुल एहसन साहब ने। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ख़राब हो गया, तनाज़ा तो इतों ही शुरू हो गया थी। नहीं बल्कि कदीर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें बंदियाल साहब की अपनी एक जजमेंट है, जो उन्होंने पहले एक फ़ैसला कुछ और दिया और उसी चीज़ के मुतालिक एक और जजमेंट ने फ़ैसला कोई और दिया और वो सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए और उन्होंने उसमें लिखा कि जज अपना ओपिनियन भी बदल सकता है। भाई अब ये इस तरह की भी बातें इसमें हो चुकी हैं। तो मगर अब अलमिया पाकिस्तान का ये है कि ये जो सारी आपको देखा IMF की निगोशिएशंस चल रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि इसको पाकिस्तान इतने बड़े
फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजरा है, तो इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके ऊपर से इतनी ज़्यादा हमारी जुडिशियल इंस्टेबिलिटी भी है कि कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। यानी कि अभी खबरों पता चला, जिस तरह AQS अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपने वीलॉग में बताया कि जजों में इतनी लड़ाई हुई कि हाथापाई तक भी बात पहुंच गई। तो ये क्या दूसरे लोग नहीं देख रहे होते, आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल, दूसरे मुल्क नहीं देख रहे होते? तो ये एक इस मुल्क को, इसके पॉलिटिशियन समेत इसके जितने रूलिंग एलीट है, उन सब ने एक तमाशा बनाया हुआ, और ये बड़ा एक गंभीर मसला है, और ये मसला आगे से मज़ीद गंभीर होता जाएगा। सर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਹਰਾਨ ਦਰ ਬਹਰਾਨ ਸੌਰੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਰਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋ जाना बिल्कुल, अब एक्चुअली तो बहरानिस्तान ही है। बस इतना देखें, अभी IMF की डील अभी तक नहीं आ रही, इन्फ्लेशन आपकी स्काई रॉकेट कर रही है, और हर चीज़ की जो कीमत है वो महंगी से महंगी होती जा रही। मुर्गी भी 700 रुपये क्रॉस कर रही है, तो गरीब आदमी का जीना मुश्किल है। तो जिन गरीबों के घरों के अंदर अब 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, उसका आप सोचें, जब वो ये देखता है कि सारे आपस में ये जो शराफिया क्या कर रही है। तो अब देखें, हाई कोर्ट के अंदर एक केस था जिसकी रिव्यू पिटीशन आई थी, यही वाला केस जब चीफ जस्टिस ने सू मोटो ले लिया है। सो इसकी रिव्यू पिटीशन किसी ने टेकअप नहीं की, और वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आ गया है। अब एक जो जज हैं जिन्होंने अभी अपने डिसेंटिंग नोट दिया है, वो कह रहे हैं कि जी अब उधर तो ये मामला हल हो रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, मगर अब ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो इस तरह ये एक जुडिशल जो आपका एम्बिग्विटी है, या जुडिशरी में जो क्राइसिस आया है, इसकी वजह से पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस बन रहा है, और वो भी रिलेटेड हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस से। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੱਜਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨੇ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਡੀਟਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, IMF ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਡਾਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਸਿਸ, ਆਵਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਉਜ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਟਰੈਕ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿਆਸੀ ਅਦਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਅਦਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ कराता है मामला होता। बिल्कुल। अब कदीर साहब इसमें ये है कि अभी बल्कि मुझे सागडार साहब का भी ट्वीट नज़र आई थी कि हमें $700 मिलियन अभी एक चाइनीज़ बैंक ने कर्जा दिया है सूद के ऊपर। तो वो हर वक्त माशाल्लाह अगर आप उनका ट्विटर फीड देखें तो बड़ी कुरानी आयात और अहादीस शेयर करते रहते हैं। सो अब उसमें उन्होंने फिर कहा सूद से भी पाकिस्तान का खात्मा किया जाएगा, सूदी निज़ाम का। उन्होंने रिसेंटली एक ऐलान किया था, मगर अब वही सूद पे रकम रहते हुए वो खैर कहते हैं मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। अब ये कंग्रेचुलेशंस का मामला तो नहीं, हम मज़ीद कर्ज यानी कि कर्ज़ उठा रहे हैं, तो उसमें मुबारक तो नहीं। तो ये तो अब हमारी अब जो सारी रूलिंग एलीट है उसका ये मामला है। मगर अब आप हालात किस तरफ जा रहे हैं? अब हमें $35 अरब हर साल आइंदा कुछ सालों में $35 अरब चाहिए होंगे सिर्फ कर्ज़े उतारने के लिए, उनका सूद देने के लिए। सो इसी तरह जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो 8 खरब से कम है, और 10 खरब से ऊपर हमारा मिनिमम खर्चा है। 11 खरब भी अब क्रॉस करने वाला है। सो 3 खरब हर साल आपका वैसे डेफिसिट है, और अगर आपने जो आगे जाके इंपोर्ट्स करनी है उसमें भी 25 बिलियन हमें मज़ीद फाइनेंसिंग चाहिए होगी डॉलर्स की, जो हम जहाँ से कर्जा लेंगे। तो जब जिस मुल्क के फिस्कल हालात, तो आप सोचेंगे कि जी ये मुल्क में के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सीरियस हो जाएंगे और बैठ कर कोई पॉलिसी बनाएंगे, मगर इधर आपस में अगेन आप इसे क्राइसिस कह लें, एक सर्कस देख लें, हर कोई अपने करतब दिखा रहा है इस मुल्क में। सर ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੂਦ ਤੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਕੌਮ ਕੋ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ?
अच्छा कदीर साहब, बल्कि मैं एक बड़ा ज़बरदस्त एक स्टडी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की, क्योंकि हम कोई चीज़ ही नहीं प्रोड्यूस करते, सर्विसेज या गुड्स इतनी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करते इतनी ज़रूरी है। $40 बिलियन इस सिर्फ बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंपोर्ट्स है, हमारी $4 अरब मुश्किल से है। तो अब बांग्लादेश हमसे कितना आगे चला गया इसमें। इसी तरह हमारा जीडीपी की ग्रोथ देखें, पर कैपिटा इनकम देखें, हर हम मैट्रिक में बांग्लादेश और इंडिया से नीचे आ गए। बल्कि एक स्टडी में पढ़ा था कि हम 5 लाख हुनरमंद अफराद जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। हमने जौन सा है वो आपकी 8 करोड़ लोगों को हर ये ट्रेनिंग देनी है ताकि हम पाकिस्तान कुछ प्रोड्यूस कर सकें। अब ज़ाहिर है हमारे पास ना कोई बेचने के लिए ना सर्विस है ना गुड्स है जो हमें बेचनी चाहिए, तो लोगों के अंदर ऐसे स्किल्स ही नहीं है, तो फिर ये मुल्क कैसे आगे जाएगा। इस असना में हम अपना जो इस तरह हमारा एजुकेशन बजट देखें वो भी सब रीजन से कम है। आप टोटल का 1% ऑलमोस्ट जीडीपी का हम एजुकेशन पे लगा रहे हैं, जो एक बहुत ही कम रेशो है। सो जब इस मुल्क में गंभीर इतने मसाइल हैं तो फिर इस मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे चेंज होएगी? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕਨੋਮੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ। ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸੀ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ 8 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਫਿਲ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਫੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਘੁਮਾਓ, ਟੋਪੀ ਘੁਮਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਟੋਪੀ ਕਿਸ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਲਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦਹਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ तो इस मुल्क की तबाही मच जाएगी। तो हमें ना सिर्फ अपना पॉपुलेशन का रेट कम करना पड़ेगा बल्कि जो है उनको हंगामी बुनियाद के ऊपर इनको हमें स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, इनको सिखाना पड़ेगा, इधर इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, सर्विसेज बेहतर करनी पड़ेगी। सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर, तरह IT है, अकाउंटिंग है, तरह तरह की है। और ये हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड, अगर मौका दिया जाए तो बहुत टैलेंटेड है। आप देखें एक बच्चा जो बेचारा पंचर लग रहा है, ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग होते हैं कि जो पढ़ा ही नहीं, उसका दिमाग का फ़ायदा नहीं उठा सकते। पढ़ाएंगे तो उसके आप दिमाग का जो है वो आप उसे फ़ायदा लेंगे। तो हमारी कौम टैलेंटेड तो है मगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसमें दहाइयाँ नहीं, इसमें हमें सालों में काम करना पड़ेगा। मगर जब तक ये हमारे जजेस, हमारे जनरल्स और हमारे जो रूलिंग एलीट है, पॉलिटिशियंस हैं, और इवन फॉर सेक के हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उन सबको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि किस तरह इस मुल्क को आगे लेके जाना। आपस के झगड़े ख़त्म करें। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ जजमेंट्स भी आती हैं या कोई और हरकत, वो बंद करें, क्योंकि इस मुल्क को और बड़े गंभीर मसाइल हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनको ठीक करें। हर बंदा सर ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ, ਨਵਾਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕਿ ਹਰ ਇਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਆਇਨੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਇਨੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਇਨੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆਏਗਾ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਹਾਈਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ जो इस वक्त हालात ने। बिल्कुल। अब कोई भी अगर आप फ़ौरन आप देख लें, कोई बाहर फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क की तरक्की के लिए, स्पेशली हमारे जैसे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। चाइना भी बोस्ट करता है इतनी फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन आते हैं इधर इन्वेस्ट करने, कारके है, रिको डाइक है, जिन्होंने आके पाकिस्तान में अरबों की इन्वेस्टमेंट करनी थी, मगर उनके साथ फिर आप क्या सलूक करते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता कि जो इन्वेस्ट करेंगे सेफ होएगा कि नहीं। तो ये जुडिशरी को भी एक ऐसी इन्वायरमेंट देनी है जो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। और इसी तरह हमें अपनी पॉलिसीज़ भी ऐसी बनानी है। तो अब अवाम का भी, अब आपको कोई भी बताता है कि जी हम अगले साल आएंगे मुल्क के हालात बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। एक
मगर इसमें हमें सब पे प्रेशर डालना पड़ेगा और हमें अवाम को भी अब ये उठ खड़ा होना हुआ है कि किस तरह ये उठें और अपने फोर्स करें लोगों को कि ऐसी पॉलिसीज़ करें बनाएं जिससे मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो। सर अवाम बेचारी ने की उठना होता पहले ही नीम बेहोश नीम मुर्दा सूरत हाल जो हो गई है। अल्लाह ताला बेहतर करे सर मामला साढ़े हाल से रहम करे, लेकिन हल वही है कि हर इदारा अपनी हदूद अंदर रह के काम करे। हाँ जी, इसी उम्मीद के साथ जो बड़ी मुश्किल ही लगता है कभी पूरी होगी, तो मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मगर वो उम्मीद भी अब बुझती जा रही है। मगर अल्लाह करे कि कोई चेंज आए और ये लोग रियलाइज़ करें हमारे जो शराफिया है कि जिस तरह इन्होंने मुल्क को चलाया है इस तरह मज़ीद नहीं चल सकता, पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।